हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बहुत से स्टूडेंट को देखिए चैप्टर का नेम ही नहीं पता होता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब कभी वाइवा देने जाएंगे या इन जनरल भी कोई आपसे पूछ सकता है। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। ओके, तो सबसे पहले हम चीज़ों को करंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए करंट है, तो करंट आई को आप डिफाइन कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, इस तरह से कुछ डिफाइन किए, आई को क्यू बाई टी। फिर आपने स्टडी किया होगा कि क्यू को जो है कूलाम और टाइम को सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड या फिर इसकी एक दूसरी यूनिट जो है एम्पियर। आप ये सब क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जस्ट आपने रिकॉल कर लिया कि किसी वायर में करंट कितनी फ्लो होती है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड को देखते हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में, वही चीज़ को करंट हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये टू कैटेगरी में हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पर क्लास 12th के लिए। इसको 2 कैटेगरी में लिखते हैं, एक तो एवरेज की बात करेंगे, ठीक है ना, और एक हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। ठीक है, तो एवरेज की क्या बातें करेंगे। अगर जब भी मैं बोलूँगा कि एवरेज करंट को आप बताइए, एवरेज करंट क्या होने जा रही है, तो देखिए एवरेज जब भी हम बताते हैं टोटल टाइम अपॉन टोटल, है ना, स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एज इट इज़ यहाँ पर भी एवरेज की वही कुछ स्टोरी होने वाली है, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी को हम लिखेंगे। ठीक है, इसी एवरेज में अगर लिमिट लगा दें और टेंस टू 0 कर दें यहाँ पर टी को, मीन्स बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही कम समय के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो चीज़ें निकल के आती है वो इंस्टेंटेनियस निकल के आती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पिछली 11th क्लास में भी चीज़ों को आप थोड़ा सा याद कीजिए, तो वहाँ पर मैं लिखता था ds अपॉन dt, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको। अगर मैं वी ए एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो dv अपॉन dt में लिखा था वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि यस सर ऐसी कुछ चीज़ें होती थी वहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें निकल के आने वाली हैं आई, वो क्या निकल के आने वाली हैं, तो वो निकल के आने वाली हैं dq अपॉन dt निकल के आने वाली है। तो ये दो बातों पर हमने देखा, एक एवरेज देखा और दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा करंट का हमने देखा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस देखा। तो चलिए अब और भी कुछ आउटकम काम को जो है आगे बढ़ा लेते हैं। तो जब भी क्लास 10th में आप पढ़े थे तो इसके बाद आपने ओम्स से शुरुआत किया था, यहाँ भी चीज़ों को कुछ वैसे ही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा ओम्स से बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या था, जस्ट एक बार रिकॉल कीजिए चीज़ों को। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया आई, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये गलत है, इसको ऐसा ना करके ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल जो है करंट के ऊपर ना डिपेंड करके पोटेंशियल के ऊपर करंट डिपेंड होता है। तो चीज़ों को कुछ ऐसे लिखना चाहिए, पर इन जनरल चलिए ऐसा लिखा जाता है। तो हम इसी से बात करते हैं कि मीन जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कोई अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर करंट है, यहाँ V है, तो जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा उसी के रेशियो में। तो ये जो एक मिल रहा है इसी को हम R बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इस पोटेंशियल को मैं रिमूव करूं तो एक हमारे पास टर्म निकल के आएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस R के बारे में काफ़ी कुछ हम जानते हैं। किसी वायर से रिलेटेड अगर R को हम बात कर रहे हैं तो वायर में क्या होती है, लेंथ होती है। वायर की क्या होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया A होती है। तो R किन किन बातों पर डिपेंड करता था, तो हम लिखते थे R रो L अपॉन A, मीन्स उसकी लेंथ, उसकी एरिया और जो वायर हम ले रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इन बातों पर डिपेंड करता था। क्या हमने कॉपर का वायर लिया, गोल्ड का वायर लिया, आयरन का वायर लिया, किसका हमने वायर लिया, इन सब चीज़ों को हम चेक करते थे। तो R की वैल्यू रो L अपॉन रो क्या हुआ करती थी, हमारे पास रेजिस्टिविटी होती थी। ओके, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं चीज़ों को ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आई तो आई रहेगा, R की जगह पर रो L अपॉन A से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। आगे कुछ स्टोरी देखिए। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ बातें मुझे शेयर करनी पड़ेगी। करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, पर करंट डेंसिटी डायरेक्ट मैं आपको बोलूं कि करंट डेंसिटी I अपॉन A cos थीटा, बात बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होगी इस लेवल पर। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, है ना। तो और ये याद भी नहीं रहता, मुश्किल ये होती है ना 12th क्लास में चीज़ें याद नहीं रहती, इतनी सारी चीज़ें हो जाती थी। उसको चलिए याद करने का ट्रिक बना लेते हैं पहले, फिर हम इन टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, देखिए छोटा सा फॉर्मूला डेंसिटी को हम क्या लिख सकते थे, डेंसिटी को आप लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डील बनाते हैं, M बनाते हैं
और इसे कट कर देते हैं तो मास अपन वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है सर, इतना तुम्हें पता है, बार बार सर बताते हैं इसी चीज़ को। अच्छा जी, अब मैं बोलता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं अगर बात करूं तो आप क्या लिखते थे, तो यहाँ पर जब चार्ज आता था तो मास हट कर यहाँ पर चार्ज क्यू आ जाता था, और यहाँ पर सरफेस की बात हो रही है इसलिए एरिया लगता था, वॉल्यूम की बात होती तो वी लग जाता है। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्यू बाई ए हो जाता था। एज इट इज़ मैं यहाँ पर जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ वो करेंट डेंसिटी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो करंट डेंसिटी, यहाँ पर करंट की बातें, यहाँ पर जैसे चार्ज की बातें हो रही है वैसे यहाँ पर करंट की बातें हो रही है, तो करंट को आई, और आई जो है देखिए किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है, ये एरिया होता है ना, तो एरिया होता है तो इसलिए ए। अब यहाँ पर कॉस थीटा लग जाता है, वो उसका क्या सेंस है उसको भी थोड़ा चेक कर लीजिए। कॉस थीटा देखिए, जैसे ये मेरे पास है डस्टर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका वेक्टर एरिया की, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एक तो इधर होगा आउटवर्ड ऐसे लिख लेगा, दूसरा किधर होगा, इधर होगा सर। अगर ये वायर की तरफ आप इसको देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये इधर बाहर की तरफ या फिर इसको अंदर की तरफ। तो एरिया वेक्टर में बोल रहा हूँ कि एक तो अंदर की तरफ है एरिया वेक्टर। अच्छा, करेंट किधर जा रही है सर, तो करेंट भी सर अंदर जा रही है। तो करेंट और एरिया वेक्टर में का जो बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं थीटा, उसी को क्या बोलते हैं, थीटा। तो आप मुझे देखकर बताएं कि एरिया वेक्टर जो ए है और जो आई है इसके बीच का एंगल कितना है। सर ये तो हमें जीरो दिख रहा है। ओके, तो जीरो जब भी करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसीलिए इन जनरल हम इसको लिख लेते हैं आई अपॉन ए। तो आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा, करंट डेंसिटी को आई अपॉन ए लिखते हैं, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। किसी डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, जे से। और जे क्या है आपका, तो जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ से चाहे तो आप इसके यूनिट को भी मेजर कर सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए देखिए वो बातें तो हम करेंगे ये भी। तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखाना चाहता था कि आई अपॉन ए, तो सर यहाँ पर दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं आई अपॉन ए को जे लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे यस सर आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, तो मैं इसको अब ऐसा लिख रहा हूँ जे रो टेल। अभी भी कुछ बातें हमको करनी है आपसे। क्या बातें हम करने जा रहे हैं, इधर देखिए, विकास इंजीनियर याद कीजिए, मैं आपको ट्रिक देख रखा हूँ पिछली क्लास में, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर जिस वायर की हम बात कर रहे थे उसकी लेंथ एल की बात कर रहे थे, आर की बात नहीं कर रहे थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एल लिख सकते हैं। तो वी की जगह पर रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, ई एल लिखेंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे जे होगा, ये मेरा रो होगा और ये मेरा एल होगा। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल क्या बचेगा, तो सर ये मेरा जे रो बचेगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों पर वेक्टर साइन कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ हमारी बातें निकल कर आ जाएंगी, ई इक्वल जे। चलिए ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत आसान से टॉपिक थे। ओके, और भी हम बातों को करते हैं 1 बाय 1 स्टेप में, चीज़ें बहुत ही आसान है। ओके, आप बेवजह देखिए, जिस चीज़ को जितना भी डर बनाएंगे अपने अंदर वो चीज़ उतनी बनती रहेगी। ओके, तो डरिए मत, इससे हिम्मत से सामना कीजिए, चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, है ना। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम देने की जरूरत होती है। भाई देखिए, जिसको टाइम देंगे वही चीज़ आपको समझ में आएगी, जिसको टाइम नहीं देंगे वो चीज़ आपसे समझ में आने वाली नहीं है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन बातों को हम करेंगे। तो किसी वायर को जूम करके हम देखते हैं। ओके, जब जूम करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जो एटम्स दे चुका है वो आयंस बन जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाता है। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन ट्रेवल के दौरान कुछ होता है, थोड़ा सा बातों को सुनिए। जब ये E1 इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर जाएगा तो किसी से टकरा जाता है, किसी एटम से। जब ये किसी एटम से टकराता है तो उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये एक्साइटेड कर देता है, आउटर ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर जाता है, खुद जाकर वहाँ बैठ जाता है और उस वाले को फ्रेश वाले को निकाल देता है। यहाँ पर जाके खुद तो बैठ जाएगा E1, लेकिन ये जो एटम था इससे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो अब यहाँ पर जाएगा E2। ठीक है, फिर ये वही काम करता है, उस एटम से टकराएगा, जिससे भी टकराएगा, कोलिजन जिससे भी होगा उसका, तो खुद तो जाकर बैठेगा और दूसरे को एक्साइटेड कर देगा। यहाँ पर तीसरा जो है E3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, खुद तो सर टकराएगा, फिर चौथे को भेज देगा। ऐसी
चलती रहती है कंडीशन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रही है ड्रिफ्ट, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, आइए देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर हमने 11th क्लास में चीज़ों को स्टडी कर रखा है, कैसे किए हैं सर? तो कोई पोजीशन ए था, ये बी था, ये सी था, तो सी से ए पर जाना था, नदी है, सी से ए पर जाना है, आपको तैरना है, तो स्विमिंग करते हुए जाना है और नदी का बहाव है इस डायरेक्शन में। तो जब आप इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करें तो ऐसा तो होगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी की वजह से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर सर चले जाएंगे। जब यहाँ पर चले जाएंगे तो ए और बी का जो डिस्टेंस होता था, इसी बंदे का नाम क्या था? तो सर इसका नाम ड्रिफ्ट था। इसका नाम क्या था? ड्रिफ्ट था। तो अब बातें यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली हैं कि ड्रिफ्ट क्या होने वाला है। चलिए आइए, तो ड्रिफ्ट आपने देखा कि पोजीशन जो है शिफ्ट हो गया, उसी को हमने ड्रिफ्ट नाम दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? कुछ और नहीं हम निकाल लेंगे इस चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर लेंगे और वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। इसको हम वीडी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है? किससे डिनोट करते हैं? वीडी से। आइए देखते जाते हैं वन बाई वन स्टेप में, बातें क्लियर होती जाएगी। यहाँ तक तो आपको स्टोरी क्लियर है सर, ठीक है, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। पर ज़रा सोचिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ इसी वायर में, तो क्या कुछ होने वाला है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव, जिधर एरो दिखाता है उधर नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, ये तो बात है क्लियर है। चलिए जी आइए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये E1 जो इधर जा रहा था, अब ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कुछ इधर आ जाएगा, ये देख रहे हैं। अब ये वाला पोजीशन नहीं जाएगा, कुछ यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, इससे कुछ कोलिजन होगा, फिर वही बात है, ये जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा, कुछ पहले ये देखिए। चलिए, ये मैं पहले वाले को डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ और अभी जो दिखा रहा हूँ उसको मैं ऐसे फ्रेश लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए ये कुछ ड्रिफ्ट हो गया, मतलब इधर चला आया, ये भी कुछ ड्रिफ्ट हो गया, कुछ इधर आ गया, बात समझ आ रही है? फिर आगे ये जहाँ भी जा रही थी, ओके, इसको हम कहाँ लेके गए थे? इसको हम इधर लेके गए थे। तो ये देखिए फिर से कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा इधर, ये पहले वाली चीज़ें अब नहीं रह जाएंगी, ड्रिफ्ट होकर ये देखिए कुछ इधर आ जाएगा। तो पहले की कंडीशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हम नहीं किए थे तब की बात करते हैं अभी, है ना? एक मिनट देखिए ज़रा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, है ना, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे जिगजैग मोशन में चल रहा है। तो उस समय E1 की वेलोसिटी क्या थी? हम बोलेंगे सर U1 थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? U1 थी। थर्मल, है ना, थर्मल टेम्परेचर की वजह से वो फ्री थे और फ्री की वजह से रैंडम मोशन चल रहे थे, तो U1 बोलते हैं। सर यहाँ पर जो E2 जो निकला है फ्रेश वाला, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? सर U2 थी। सर तीसरा जो निकला है उसकी कितनी थी? U3। इस तरह से टोटल हमारे पास कितने N है? तो हम इसका एवरेज अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा सर 0 आएगा। 0 सर, क्या बात कर रहे हैं? यस, 0 आएगा। क्यों आएगा माय डियर स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा होगा तो उसी कंडीशन में दूसरा इधर आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, तो रिजल्टेंट टू इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0, शून्य होने वाली, ठीक है? तो आई थिंक ये बातें आपको इनिशियल वेलोसिटी में समझ में आ गई है कि जब अप्लाइड नहीं किया गया था उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बन रही थी वो 0 हो रही थी, ठीक है? पहली बात तो ये है, ठीक है सर। दूसरी बात आप क्या करने जा रहे हैं? आइए देखते हैं क्या करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान चीज़ें, ये है ना आपका 1 सेकेंड में हो जाएगी बातें क्लियर। V का फॉर्मूला सर इसको तो हम पहचान रहे हैं, ये तो वही है, क्लास 9 क्लास 11 में पढ़े हैं, मोशन इक्वेशन का फर्स्ट फार्मूला V इक्वल U प्लस AT। अच्छा जी, अच्छी बात है। तो किसी एक के लिए जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये U1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, U1 हो जाएगा, ये T1 टाइम यहाँ से यहाँ कोलिजन करने में लग रहा है, ओके? ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। सर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? तो सर U2 हो जाएगा प्लस A, T2 हो जाएगा। सर तीसरे के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? सर तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U3 हो जाएगा, A 3 हो जाएगा। सर इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, UN होगा प्लस ATN होगा, ATN होगा, ओके, माफ कीजिएगा। तो सर ये तो बातें निकल के आ गई, सबको सम कर जी, एवरेज ही तो आपको चाहिए था, एवरेज आपको चाहिए था। VT क्या था जी? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? VN। एवरेज निकालने के लिए सबको सम और जितने नंबर उससे डिवीजन, इसी को तो हम एवरेज बोलते हैं। यस सर, ये तो मैं पता है। अच्छा जी, पता है आपको, गुड। पर एक चीज़ आपको अभी नहीं पता है, एक्सीलरेशन ही निकाले क्या? एक इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाले ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सीलरेशन, ओके? इधर देखिए। अच्छा सर ये बताइए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल ma,
ये ट्रेन जा रही है, ओके, उसकी आवाज़ों को ध्यान ना दीजिए, इधर देखिए आप। एफ इक्वल क्या होता है जी, एम ए, ठीक है ना, एम ए दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए क्या हो जाएगा आपका, इधर क्रॉस कर दीजिए, एफ अपॉन एम हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी तो बातें हमको पता है। अब एफ की वैल्यू को थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ क्या होने जा रही है, ठीक है। एफ की बातों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ की बातों कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने पिछले क्लासेस में जो देखा होगा, ई का हमने फॉर्मूला देखा था सर, एफ अपॉन क्यू, ये हम फॉर्मूला देखे थे, क्रॉस करेंगे तो एफ हमारे पास मिलने जा रहा है क्यू ई। क्या मिलने जा रहा है, एफ की वैल्यू क्यू ई। पर यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर चार्ज क्यू की तो बात कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तो क्यू की जगह ई लिखेंगे, ई। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस ई ई आ जाएगा। तो एफ की जगह पर हम लिखेंगे माइनस ई ई अपॉन एम, और ये किसका फॉर्मूला बन गया जी, ए का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ए का। सर हम तो यहाँ पर ए की जगह पर रख सकते हैं, वेरी गुड, मैं यही तो बोल रहा था, आप बिल्कुल रख सकते हैं जी, ठीक है। चलिए आइए, तो मैं ये ए का फॉर्मूला आपने कैसे सीखा, आप इसको देख लीजिएगा, बचपन से देख रहे, एफ इक्वल एम ए की जगह पर एफ अपॉन एम, और यहाँ पर जस्ट ये फॉर्मूला आप रख देंगे। तो जब सबको सम करेंगे, जब वीडी आप कैलकुलेट करेंगे, वीडी इक्वल क्या होने वाला है, देखिए मैंने सबको सम करके एन से डिवीजन दे दिया। तो जो काम इस साइड करूंगा सबको सम करके एन से डिवीजन, तो इस साइड पे वही काम करना पड़ेगा, सबको सम करके एन से डिवीजन। तो इधर लिखिए u1 प्लस ut प्लस डॉट 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 कहाँ तक, un अपॉन एन, ठीक है। इन बातों को मैं थोड़ा सा ऊपर नोट कर लेता हूँ। तो हमारे पास a इक्वल क्या निकल के आया है, माइनस ई अपॉन एम, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे तो वेक्टर का साइन यूज कर लिया करें। अब आगे देखिए, तो आगे ए T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Tn अपॉन एन। तो ये रिजल्ट तो हमको पहले से पता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो सब क्या होने जा रही है, जीरो, रैंडम, है ना, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए जीरो। चलिए ये बात आपको क्लियर है। ए की वैल्यू को हम अभी लिखेंगे, पहले इससे पहले इसको मैं बता दूं कि ये जो कंप्लीट है, इसको रिलैक्सेशन टाइम है ना, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एवरेज बन के जाने वाला है टाउ, है ना, इसका भी तो एवरेज है ना, टाइम का एवरेज। एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ कोलिजन करने में कितना टाइम लगा, रिलैक्सेशन टाइम इसी को बोलते हैं, तो टाउ। अब चलिए सबकी वैल्यू, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है सर, माइनस ई अपॉन एम है, और ये टाउ है। इस तरह से हमारी बातें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की निकल के आ गई हैं। देखिए कितना सुंदर सा फार्मूला, ई अपॉन एम टाउ। क्लियर है ना, आई थिंक ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गया, मजा आ रहा है चीज़ों को पढ़ने में, यस सर बिल्कुल आ रहा है। देखिए तो ये आपकी चीज़ें निकल के आ गई हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे देखते हैं चीज़ों को। तो चीज़ें आसान हैं, होंगी, आपको बस देखते रहना है और आप बस बोलेंगे यस सर ये तो चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं, ओके। तो रिलेशन हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या कुछ रिलेशन आने वाला है, ओके। तो चलिए एक लाइन लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन जस्ट निकाल लेते हैं, ओके। क्या कुछ आने वाला है उसको देखते हैं, ओके। चलिए आइए देखते हैं। तो करंट का फॉर्मूला हमको पता है सर, कि करंट का फॉर्मूला ये होता है, हमें क्यों नहीं पता है सर? सर क्यों का तो हमको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखिए थोड़ा सा, जब किसी वायर की हम बात करते हैं तो किसी एक वायर में तो वॉल्यूम है ना, देखिए 3D है ना, वो तो वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसको हम लिख सकते हैं NaX। अब देखिए ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है, तो इसको तो मैं A तो लिखूंगा ही लिखूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A लिख रहा हूँ, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको मैंने X लिख दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, तो E लिख दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा Q इक्वल NE का मतलब ये है, चलिए ये पूरा देख लीजिए यहीं पर, इसको हटा दीजिए भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaX, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो Q है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। तो डायरेक्ट मैं ये बातें यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, NaX
ई लिख सकता हूँ, नीचे क्या है जी टी है, यहाँ पर क्या है आई है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा जी, एक्स ऑफ टी को कुछ तो लिख सकते हैं, याद कीजिए एक्स क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो एन ई और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी वी डी, और यही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, वी डी यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं वी डी लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको निकल के आने वाली हैं। यहाँ से कुछ और भी कर सकते हैं, आई अपॉन ए भी कर सकते हैं, क्या देखिए तो आई अपॉन ए अगर आप करेंगे तो एन ई वी डी, आई अपॉन ए को आप पहचानिए थोड़ा सा जे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जे लिख सकते हैं। इस तरह से आप रिलेशन बनाते रहेंगे, बहुत सारे फार्मूला आते रहेंगे, चाहे तो आप वी डी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, ये ई के टर्म में आ जाएगा। ओके, एन ई देखिए मैं रख देता हूँ ई अपॉन एम टाउ, तो देखिए ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम और टाउ को अंदर कर लीजिए। ठीक है, तो और ये इस तरह से जे आपका निकल के आने वाला है, चाहे तो आप वेक्टर क्वांटिटी लगा दीजिए, तो इस तरह से और भी कुछ बातें बन के आने वाली हैं। चलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, चीज़ें समझ में आ गई। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब भी बात कर रहे हैं तो एन ए एक्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन की बात है, एन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन की बातें यहाँ पर हो रही थी। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एन ए एक्स, यहाँ पर तो इतनी बातें पर यूनिट इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर एन लगा दे टोटल नंबर ए एक्स, तो यहाँ पर बातें हो गई एन ए एक्स, ये वॉल्यूम लिखा हूँ, ई से मल्टीप्लाई कर लिया एन ए एक्स ई, और टी से मल्टीप्लाई टी से डिवीजन है तो एक्स अपॉन टी को हमने वी डी लिख दिया, वी डी को जस्ट हमने कैसे कर दिया। ठीक है साहब, ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी आई थिंक। तो चलिए आगे की और भी कुछ बातें कर लेते हैं, एनर्जी और पावर से रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आई थिंक आप पढ़े होंगे, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी बताइए, पावर का फॉर्मूला फटाफट बता दीजिए। तो सर पावर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू अपॉन टी पढ़े हैं सर, पावर का फॉर्मूला ये पढ़े हुए ना डब्ल्यू अपॉन टी पढ़े हैं सर। ठीक है जी, तो डब्ल्यू अपॉन टी को अब देखिए, डब्ल्यू को कुछ ऑप्शन है क्या लिखने का, वी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं सर, ये हम जानते हैं, क्रॉस कर दिया करें बार बार है ना, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा वी क्यू अपॉन टी। सर कुछ तो हम पहचान रहे हैं, किसको जी क्यू अपॉन टी को, क्यू अपॉन टी को आई करंट। ओके, तो इसी को हम लिख रहे थे V इंटू आई। सर ये तो हम पहचान गए। अच्छा, आई को कुछ और भी लिखा जा सकता है क्या, यस लिख सकते हैं, V को कुछ और लिख सकते हैं क्या, पहले V से बात कर लेते हैं, आई इंटू आर लिख सकते हैं। तो V की जगह पर जैसे ही रखेंगे आई इंटू आर, और ये बाहर भी आई पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अगर आप आई को कैलकुलेट करें तो V अपॉन आर हो जाएगा, तो यहाँ पर V अपॉन आर रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पावर की इस तरह कुछ फॉर्मूला निकल के आ गए ना, एनर्जी पावर का फॉर्मूला कुछ ये आपके पास लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, इस पर टाइम ना खराब करें, चीज़ों को आगे देखते चलते हैं। ओके, चलिए तीन चीज़ों से और हम बात कर लेते हैं, रेजिस्टर हो गया, कंडक्टर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर होगा, सेमी कंडक्टर हो गया है ना, बस बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हम पहले भी लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जस्ट रिकॉल कर देते हैं। तो कंडक्टर किसको बोलते थे आप, जो इजीली करंट को फ्लो होने देता तो उसको कंडक्टर बोलते थे। इंसुलेटर किसको बोलते थे, जो करंट को फ्लो नहीं होने देता, अपोज करता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो इन दो, तो सेमी कंडक्टर किसको बोलते थे, सेमी कंडक्टर किसको बोलते थे, है ना, तो सर सेमी कंडक्टर उसको बोलते थे जिसकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती थी। अब सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो कुछ ऐसे कर बनाता है, वो कुछ ऐसे कर बनाता है। सेमी कंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बहुत अच्छा वो कंडक्ट करता जाएगा। लेकिन कंडक्टर ऐसा नहीं था, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो जा रही थी, जिससे ये अब खराब काम कर रहा था, ये एज ए इंसुलेटर की तरह धीरे धीरे काम करने लग रहा था। ओके, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई 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 करंट फ्लो करने लग जाता है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता था। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि करंट कंडक्टर जो है इसमें टेम्परेचर जब इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पर यहाँ पर टेम्परेचर में सेमी कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम राइज कर रहे थे वैसे वैसे रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो रहा था, इसलिए ये बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बातें थी, छोटी मोटी बातें थी, इसको आपने देख लिया। अब आगे चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा, ओके, उसको भी देख लीजिए। एक फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, है ना,
रो टी से आप इसको लिखते हैं, ये रो नॉट 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर आप करेंगे टी माइनस, है ना, टी नॉट। तो टी माइनस टी नॉट, ऐसे कुछ चीज़ों को हम करने जा रहे हैं। एक तो फॉर्मूला आप इसको याद, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर 0 पर है, अल्फा क्या है, तो ये कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला हम दे रहे हैं R2। ये देखिए फॉर्मूला कैसे बना है, क्या बना है, इस फॉर्मूले के अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, सर ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, A to Z मैं बताऊँगा। लेकिन नहीं करेंगे कमेंट तो मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। बताऊंगा पर थोड़ा लेट बताऊंगा, पर अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही दे दूंगा, ओके। R2 इक्वल क्या होता है, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी बुक से होने वाली हैं। तो अब मैं एक देखिए कार्बन रजिस्टर की बात करेंगे, थोड़ा सा उस रजिस्टर पर रुक कर बातें कर लेते हैं, ओके। क्योंकि कार्बन रजिस्टर में एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। R2 इक्वल इसी से मैंने रिलेट कर दिया है, पर ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे आ रहा है इसकी हम बातें तब करेंगे जब आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो कमेंट में आप दीजिएगा, पूछिएगा यस सर ये बातें हैं, देखते हैं उसको, अगर आप पूछते हैं तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा, ठीक। आइए इधर देखते हैं। तो एक जैसे आप रजिस्टर अगर देखे होंगे, सच में देखे होंगे, तो उसमें कुछ कलर होती है ना, कुछ कलर यहाँ होता है, कुछ अलग सा कलर यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है ना, ऐसे 3-4 कलर आपको दिखाई देता होगा। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें, BB राव, है ना, BB राव, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये एक फॉर्मूला। इससे आपको चीज़ों को याद रखना। B फॉर होता है ब्लैक, स्टार्टिंग जब दुनिया में कुछ नहीं था तो अंधेरा ही अंधेरा था, सूरज तो बहुत बाद में आया था ना, तो पहले दुनिया स्टार्ट किससे हुई थी, अंधेरे से, ब्लैक से। लास्ट में भी फाइनली ये ब्लैक ही होने वाली, कुछ और नहीं होने वाला। ब्लैक से मिलता जुलता एक कलर और आता है सर, ब्राउन आता है सर, भूरा है ना, थोड़ा सा ब्लैक से मिलता जुलता। अच्छा इसके बाद क्या होता है सर, तो सर रेड होता है, आपका रेड है। O फॉर क्या है जी, ऑरेंज है। अब बोलेंगे सर ये क्या कलर कोडिंग सर बताना कि अभी जब आपके हाथ में रजिस्टर दिया जाएगा तो आपको पता कैसे पता चलेगा कितने ओम का रजिस्टर है, नहीं पता कर पाएंगे, है ना। हालांकि मेरे पास है और भी सिस्टम है, पर मैं अभी मल्टीमीटर या और भी चीज़ों को यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हाथ में देकर पूछ रहा हूँ कि कितने ओम का रजिस्टर, तो कैसे बताएंगे उसी चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। Y फॉर क्या होता है जी, येलो होता है। Z फॉर क्या होता है, ग्रे होता है। अब यहाँ पर देखिए B भी बहुत टाइम आता है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और एक बार चीज़ों को ध्यान में रखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया किससे स्टार्ट हुई, ब्लैक से स्टार्ट हुई। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, ब्लैक था, अंधेरा ही अंधेरा था। ब्लैक से मिलता जुलता कलर ब्राउन है, इसके बाद लास्ट में ब्लू आता है, ठीक है। चलिए फिर वायलेट आता है, ये सब देखिए कलर कोडिंग। अब क्या मैं आपको बताऊँ कि फिर आता है G फॉर ग्रीन, फिर वाइट, है ना, ऐसा कुछ। ये सब यूज़ तो नहीं होता है पर देख लीजिए, ओके। इसके बाद कुछ और भी कलर होते हैं जो सिल्वर गोल्ड होते हैं, वो +5 -5 से फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो देखिए पहला कलर मान लीजिए कि ब्लैक आ जाए, पहला क्या है, नहीं पहले तो ब्लैक आएगा नहीं, ओके। पहला हो सकता है ब्राउन आ गया, है ना। उसके बाद जो सेकेंड कलर आया रेड आ गया, उसके बाद कौन सा कलर आ गया, येलो आ गया, ठीक है। उसके बाद गोल्ड आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा चेक कीजिए। तो पहला जो कलर ब्राउन है, देखिए अब यहाँ पर 0 नंबर देते हैं, 0 1, देखिए 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ब्राउन है तो कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो इसको 1 लिखेंगे। फिर रेड है, रेड कितने नंबर पर जी, तो रेड दूसरे नंबर पर 2 लिखेंगे, 1 2। पहले तो दोनों को डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे 1 2, ठीक है ना। फिर 10 की पावर में जाएगा, ये कौन सा नंबर है, ऑरेंज। ऑरेंज कितने नंबर, तीसरे नंबर, 10 की पावर 3 चला जाएगा। 1 to 10 की पावर 3 प्लस माइनस करेंगे। गोल्ड है तो गोल्ड का होता है 5%, सिल्वर है तो 10% होगा, कोई कलर नहीं तो 20% हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और भी इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ है, लिखा नहीं रहेगा, ओके। यहाँ पर येलो है और यहाँ पर रेड है। अब क्या होगा, तो ठीक है सर ऑरेंज में कितना नंबर है, 3 नंबर पर है ना, तो 3 कर लेंगे। फिर येलो कितने नंबर, 4 नंबर पर, तो 4 कर लेंगे, 3 into 4। फिर क्या है, रेड है, रेड कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो 10 की पावर में जाएगा। 10 की पावर में कितना जाएगा, 2, तो 2 प्लस माइनस जो भी कलर है, ओके। सिल्वर है तो 10, गोल्ड है तो 5, कोई कलर नहीं है तो 20%, ओके। इस तरह से चीज़ जाएंगी। चलिए तो ये जो बहुत बेसिक चीज़ थी, ओके, इसको देख लीजिएगा एक
आपके बुक में भी दे रखा है बीबी राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, इसलिए उसको टाइम ना खराब करें, है ना, कुछ ज़्यादा ही टाइम खराब कर ले रहे हैं आपका। और ऐसा कुछ नहीं हो कि थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देखेंगे रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल, ओके, दो बातें, रजिस्टर इन सीरीज। आप बोलेंगे सर ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे, मैंने कब मना किया कि नहीं पढ़े होंगे आप, लेकिन देखिए इधर देखिए शायद कुछ नई चीज़ें मिल जाए आपको, ओके, शायद कुछ नई चीज़ें मिल जाएं। पहले आइडेंटिफाई करें कि सीरीज को इसको कहते हैं। तो अगर वायर में सेम करंट फ्लो करता है तो उस वायर को हम सीरीज बोलते हैं। अगर वायर में सेम करंट फ्लो होती है तो उस वायर को हम सीरीज बोलते हैं। मीन्स आई तीनों रजिस्टर में, 3 रजिस्टर मेरे पास R1 R2 R3 तीनों में आई करंट फ्लो कर रही होगी तो उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर ये बातें तो आपने बता दिया सर, ये बैटरी ने कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अगर यहाँ पर V वोल्टेज है, V पोटेंशियल है, तो ये 3 में डिवाइडेड हो जाएगा, मीन्स V1 V2 V3 में डिवाइडेड हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये 60 वोल्टेज है तो ये हो सकता है 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कुछ भी हो तो डिपेंड करेगा रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये इन दोनों को देखिए 60 को फिर से जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा 10 + 20 + 30, फिर से देखिए 60 बन गया। बात समझा रही? मैं ऐसा समझाना चाहता था आपको, ओके। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा V है वही किसके इक्वल आ जाएगा? V1 + V2 + V3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो V किसके इक्वल आ जाएगा? V1 + V2 + V3। अब ओम्स लॉ को याद कीजिए जी। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ सर ये था, कैपेसिटर में आप देखे थे, कैपेसिटर में मैं एक चीज़ आपको याद कराया था, Q = CV, वहीं से सारी बातें हो रही थी। यहाँ पर जो बातें होंगी IR से होंगी, ठीक है ना। IR यहाँ पर एक साथ होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो V की जगह पर हम क्या रखेंगे जी? V की जगह पर हम रखेंगे IR। चलिए इसकी जगह क्या रखेंगे कि करंट तो सब में सेम ही फ्लो हो रहा है, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I। तो यहाँ पर तो V1 मीन्स V इक्वल का फार्मूला क्या होता है? I2R। तो I × R1 हो जाएगा प्लस I × R2 हो जाएगा प्लस I × R3 हो जाएगा। I कॉमन ले लेंगे जी, तो I से I सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं आपके लिए, मैं तो फटाफट करना चाहता हूँ। ओके, I से I कैंसिल हो गया तो R की वैल्यू क्या हो गया? R1 + R2 + R3 हो गया। ठीक है साहब, इसमें कोई मुश्किल नहीं, मुझे पता है ये चीज़ें आसान है। आप भी बोलोगे यस सर ये तो आसान है, लेकिन पैरेलल में बच्चे फंस जाते हैं, वहाँ मैं चीज़ों को डिफाइन करूँगा किस तरह से बच्चे फंसते हैं, आइए देखते हैं। ओके, हो सकता है आप भी फंस जाएं, तो इसलिए चीज़ों को सही से देखिएगा, है ना, कि आप उससे निकल जाए ना फंसे उसमें। बहुत चीज़ें आसान है, ये तो चैप्टर ही बहुत आसान है। ओके आइए तो हम देखते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके चलिए पैरेलल में इसको लगा लेते हैं, पैरेलल में चीज़ों को देख लेते हैं पैरेलल में क्या होती है चीज़ें। तो इन जनरल तो ऐसे ही बनाते हैं, है ना, सब लोग ऐसे ही दिखाते हैं पैरेलल को, पर पैरेलल की जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले ऐसा फिगर बनाते हैं सब लोग, बचपन से ही बना रहे हैं। यस सर यही बना रहे हैं। यहाँ पर आप देते हैं R1 R2 R3, यस सर इसमें कोई डाउट नहीं है। पैरेलल में बोलते हैं सर वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए घर का कनेक्शन पैरेलल में ही किया जाता है, फैन बल्ब जो भी लगा रखे सब पैरेलल में, पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, ठीक है। तो टोटल करंट I जो इधर से आ रही थी वही तो 3 में बटी है। पानी अगर इधर से आ रहा था 3 नाली आपने निकाल दिया, तो जब आप इसको सम करेंगे तो यही पानी तो होगा ना, 3 पार्ट में बट गया है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा? I1 + I2 + I3 हो जाएगा। ठीक है, अभी बात तो करेंगे हम, पर पैरेलल को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जिस पॉइंट से किसी एक नोड पॉइंट से अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर किसी एक पॉइंट पर ये मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके, है ना, ऐसा कुछ। ओके, जब मैं आपसे पूछूँ क्या ये पैरेलल है तो बहुत से स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं यस सर ये पैरेलल है। ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से तो निकल रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए आके बट जा रहा है, यहाँ पर नहीं यहाँ पर मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पर बट गया, इसलिए पैरेलल नहीं है। ओके, ये किसी एक पॉइंट से जब ये एंट्री कर रहा है तो फिर दूसरे पॉइंट पर मिल जाना चाहिए था, जैसे ये मिल रहा है। ओके, ये नहीं मिल रहा है तो ये पैरेलल नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको बताया। ओके, तो देखिए V का फॉर्मूला क्या होता है जी? I × R। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/R। R को नीचे कर लीजिए, V/R। ठीक है सर, आइए लिखते हैं V/R।
तो यहाँ पर क्या होगा V/R1। देखिए क्योंकि वोल्टेज तो सब में सेम है, वोल्टेज में कोई, अगर यहाँ पर 60 वोल्टेज है तो वही 60 वोल्ट 60 सब में जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल में। फिर क्या हो जाएगा V/R2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा V/R3 हो जाएगा। सर V को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल ले लेते हैं जी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। सर V से V तो कैंसिल हो गया, तो 1/R का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बन रहा है। ठीक, तो ये बातें रजिस्टर इन पैरेलल से निकल के आ रही हैं कि ये कुछ बातें हो रही थी, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा टॉपिक था। ओके, तो हमने सीरीज में भी देख लिया, हमने पैरेलल में देख लिया। अब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं है नाम, भले ही पोटेंशियल एक्चुअल में। ओके, देखिए जब कोई बैटरी होती है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी है, उसके अंदर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल r से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको E से डिपेंड। तो बैटरी को अगर मैं ओपन रखता हूँ और मैं किसी, जैसे मान लो कि हमारे पास ये बैटरी है और इसकी सर्किट को क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट ऐसे ही है, उस समय जितना पोटेंशियल देगा उसी पोटेंशियल को बोलते हैं EMF, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये पोटेंशियल है, ठीक है। और कब की बात करें, जब ओपन है, जब सर्किट को क्लोज कर देते हैं, कोई बल्ब वगैरह कुछ कनेक्ट कर लेते हैं, तब EMF आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो EMF ज़्यादा होता है पोटेंशियल से, क्योंकि पोटेंशियल तब आता है जब सर्किट क्लोज हो जाती है, तब उसके पैरेलल में कितना पोटेंशियल, यहाँ पर इसके क्रॉस में कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, V वही को आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो V जो है लेस देन होता है किससे से, E से, EMF से, क्योंकि ये तो ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट नहीं फ्लो हो रही थी, जब करंट फ्लो तो कम होने लग गया है। ओके, कुछ ड्रॉप करेगा। तो चीज़ों को हम देखते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे, पर ये सब टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसी एक कॉन्सेप्ट से सभी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा आपको कि किसी A पॉइंट से B पॉइंट पर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में दिया रहता है कि V माइनस VB है ना, या इसी को हम कुछ ऐसे लिखते हैं। तो किस तरह से VA माइनस VB को कैलकुलेट करते हैं, करंट का कोई एक डायरेक्शन हम लेते हैं, इधर से लेते हैं या फिर इधर से भी ले सकते हैं, तो किसी कोई एक डायरेक्शन ले लेते थे। इन्हीं सब चीज़ों को सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर यहाँ से जो सेल है उसको सीरीज में पैरेलल में किस तरह से हम लगाते हैं, चीज़ों किस तरह से करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये हायर पोटेंशियल होता है, लोअर होता है। करंट इधर से जा रहा है, इधर देखिए तो करंट इसमें किधर से जा रहा होगा, तो सर हमको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, तो करंट इधर जाता होगा, तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना। जिस साइड से जा रहा है उस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिधर जाता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक। और इसका जो कैलकुलेशन हमेशा करते हैं, एक चीज़ याद रखिए कि इधर से स्टार्ट करते हैं, B से इधर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। करंट को हम देख रहे हैं, करंट को, ठीक है ना। फिर हम देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ आ रही हैं। तो इधर से हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे देखते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। इसमें जो भी करंट आई होगा इसका नाम रख लेते हैं, जैसे R1, इसका नाम रखते हैं R2, इसका नाम रखते हैं R3। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि सर ये I इंटू R3, I इंटू R3, इसके आगे प्लस लगाएंगे, माइनस तो प्लस लगेगा सर, क्यों होगा, क्योंकि लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है ना। इधर देखिए तो इधर हायर था, प्लस था, ये लोअर था, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो स्टोरी बन के आएगी माइनस V3 हो जाएगा। इधर देखिए फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सर ये प्लस होगा, IR2 हो जाएगा। ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, तो प्लस होगा सर। ये देखिए मैं जो लिख रहा हूँ ये पोटेंशियल लिख रहा हूँ, I इंटू R पोटेंशियल है, ये तो पोटेंशियल है ये, ओके। ये भी पोटेंशियल I इंटू R, ये भी पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल लिख रहा हूँ। इधर देखिए R2 क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हायर है, लोअर से हायर जा रहा है, तो ये भी पोटेंशियल लिख दिया हायर, प्लस ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव हायर जा रहा है। तो कुछ इस तरह से बातों को मैं सिखाऊंगा, यही मेन लाइन थी, और इसी सब चीज़ों से हम देख लेंगे। बहुत आसान सी चीज़ें, सेल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, है ना। और भी बहुत सारी बातें आएंगी, व्हीट स्टोन आ जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियोमीटर आ जाएगा, और ये सब चुटकी में होने वाला है। इसके लिए बिल्कुल सर घबराइए कि सब बहुत टफ टॉपिक, बिल्कुल भी बहुत आसान सा टॉपिक, ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
भाई आपका प्यार है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्यार से देखेंगे तो तभी मैं वीडियो और मन से बनाऊंगा और आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।